साथियों, आज की इस क्लास में हम शैक्षणिक प्रबंधन विषय के यूनिट नंबर 1 पर अध्ययन करेंगे। साथियों, यूनिट नंबर 1 में कुल 5 टॉपिक्स लगते हैं, उनमें से हमने 4 टॉपिक्स पर अध्ययन कर लिया है और इस क्लास में हम 5 नंबर जो आपका टॉपिक्स है नेतृत्व की शैलियाँ और विद्यालय प्रबंधन समिति और शाला मानचित्रण पर अध्ययन करेंगे। तो साथियों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व की शैलियाँ। तो साथियों, हेमफिल ने संपर्क के आधार पर नेतृत्व की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया। हेमफिल है, इसने संपर्क के आधार पर नेतृत्व की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया। तो हेमफिल ने कौन से 3 अवस्था बताई? वो है प्रयास नेतृत्व, सफल नेतृत्व और प्रभावी नेतृत्व। तो प्रयास नेतृत्व है, इसे संपर्क स्थापित करने की प्रारंभिक अवस्था को प्रयास नेतृत्व कहते हैं। सफल नेतृत्व है, इसमें गहराई में जाकर समस्या के समाधान का प्रयास किया जाता है। प्रभावी नेतृत्व है, इसमें समस्याओं के समाधान के लिए बाद प्रतिफल प्राप्त होता है। तो हेमफिल ने 3 नेतृत्व अवस्थाएं बताई, प्रयास नेतृत्व, सफल नेतृत्व और प्रभावी नेतृत्व। फिर है साथियों बोगार्डस ने नेतृत्व की जो 3 प्रकार बताए वो बताए कार्यों के आधार पर। तो कार्यों के आधार पर बोगार्डस ने नेतृत्व के 3 प्रकार बताए और ये 3 प्रकार कौन से हैं? मानसिक नेतृत्व है, सामाजिक नेतृत्व और अधिशासी नेतृत्व। मानसिक नेतृत्व है, यह अंतर्मुखी प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है, जैसे कि दार्शनिक। सामाजिक नेतृत्व है, यह अपने सहयोगियों में निर्देशक होता है। और अधिशासी नेतृत्व यह मानसिक व सामाजिक का मिश्रित रूप होता है। फिर है साथियों एक मार्कटेन नाम का एक व्यक्ति है, इसका जो कथन है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो मार्कटेन ने क्या कहा था कि हिरणों की ऐसी सेना जिसका नेतृत्व शेर द्वारा किया जा रहा है, शेर की उस सेना से बेहतर होती है जिसका नेतृत्व हिरण द्वारा किया जा रहा है। तो मार्क ट्वेन का ये जो कथन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर है साथियों नेतृत्व के गुण। तो साथियों नेतृत्व के गुण है ये आपके मायर्स ने दिए थे। मायर्स ने 200 से अधिक अध्ययनों का विश्लेषण करके नेतृत्व के निम्न गुण बताए थे: अंतर्दृष्टि, पहल करना, सहयोग करना, मौलिकता, महत्वाकांक्षी, लगातार लगे रहना, स्वयंगात्मक स्थिरता, निर्णय शक्ति, लोकप्रियता और संप्रेषण कौशल। तो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति में ये गुण होने चाहिए। ये गुण बताए हैं मायर्स ने। फिर साथियों नेतृत्व की शैलियां। तो साथियों प्रधानाध्यापक की भूमिका के दृष्टिकोण से नेतृत्व की शैलियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। यदि आप प्रधानाध्यापक की भूमिका की दृष्टि से देखें तो नेतृत्व शैलियां है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो ये बताने वाला व्यक्ति है वह है कूर्ट लेविन। तो कूर्ट लेविन ने प्रधानाध्यापक की भूमिका के दृष्टिकोण से नेतृत्व की 3 शैलियां बताई और ये 3 शैलियां हैं वो है आपकी आधिकारिक नेतृत्व है, जनतंत्रीय शैली और अहस्तक्षेपीय नेतृत्व शैली। तो इनमें से पहली आपकी शैली है वो है आधिकारिक नेतृत्व। इसके कुछ उपनाम है, इसको एकतंत्रीय शैली, निरंकुश शैली, सत्तावादी शैली, निर्देशक शैली और तानाशाही शैली भी बोलती हैं। इसके अंतर्गत संप्रेषण एक मार्गी होता है। सभी संस्था के सभी कार्य प्रबंधक करता है, जैसे कि विद्यालय में प्रधानाध्यापक की भूमिका। फिर है आपकी दूसरी शैली है साथियों जनतंत्रीय शैली। इसका उपनाम है प्रजातांत्रिक शैली बोलते हैं इसको प्रजातांत्रिक शैली बोलते हैं। इसमें संप्रेषण द्विमार्गी होता है। संप्रेषण कैसा होता है? द्विमार्गी होता है। इसमें प्रबंधक संस्था के सभी कार्य कर्मचारियों को संस्था में लेते हुए करता है। फिर है साथियों अहस्तक्षेपीय नेतृत्व शैली। इसके उपनाम है मुक्त रोक नेतृत्व शैली, लेसेज फेयर शैली। यह कोई नेतृत्व शैली नहीं है बल्कि इसमें संगठन नेतृत्व विहीन होता है, तो इसीलिए इसको मुक्त रोक नेतृत्व शैली बोलती हैं। इस शैली में अराजकता, अनुशासनहीनता व अव्यवस्था का समन्वय होता है। अहस्तक्षेपीय नेतृत्व शैली है, इसमें अराजकता, अनुशासनहीनता और अव्यवस्था का क्या होता है? समन्वय होता है।
तो ये साथियों होगी आपकी 3 शैलियां। फिर है साथियों अनुकरणकर्ताओं के आधार पर नेतृत्व शैलियों के 3 प्रकार होते हैं। अनुकरणकर्ताओं के आधार पर नेतृत्व की जो शैली होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। और इसका प्रतिपादक किया था लिपहम ने। तो लिपहम ने भी 3 शैलियां बताई है। पहली है आदर्श मूलक शैली। इसमें नेतृत्व के संगठनात्मक व्यवहार आते हैं। नेतृत्व संगठन के लक्ष्यों पर अधिक ध्यान देता है। दूसरी है आपकी व्यक्ति मूलक शैली। इसमें व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है। फिर है साथियों व्यवहारी या मध्यवर्ती शैली। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1947 में मैक्स वेबर ने किया था। इसमें संगठन व व्यक्ति दोनों की अपेक्षाओं का ध्यान रखा जाता है। इसमें नेता पुरस्कार एवं दंड पद्धति द्वारा कर्मचारियों को प्रेरित करने का प्रयास करता है। फिर साथियों प्रभावशीलता के आधार पर नेतृत्व शैली। तो प्रभावशीलता के आधार पर नेतृत्व शैली है, ये 2 प्रकार की होती है। एक तो प्रभावशाली शैली, एक अप्रभावशाली शैली। प्रभावशाली शैली है, इसमें आती है कार्यकारी शैली, विकासात्मक शैली, हितकारी निरकुश शैली और नौकरशाही शैली। और अप्रभावशाली नेतृत्व शैली है, इसमें आपकी आती है समझौतावादी शैली, मिशनरी शैली, तानाशाही शैली और पलायनवादी शैली। तो इनका हम संक्षिप्त में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रभावशाली शैली। इसमें पहली शैली है कार्यकारी शैली। ये कार्य व शक्ति दोनों की अत्यधिक संबद्धता होती है। इसमें जो प्रबंधक इस शैली का प्रयोग करता है वो कर्मचारियों के लिए अच्छा प्रेरणा स्रोत होता है। फिर दोस्तों दूसरी है विकासात्मक शैली। ये शैली व्यक्ति से अधिक संबंधित है तथा कार्य से कम संबंधित होती है। इस शैली का प्रयोग करने वाला प्रबंधक व्यक्तियों में विश्वास रखता है। और फिर साथियों है हितकारी निरकुश शैली। इसमें कार्य को सर्वाधिक तथा व्यक्ति को कम महत्व दिया जाता है। और फिर है साथियों नौकरशाही शैली है साथियों, इसमें कार्य व व्यक्ति दोनों से कम संबंध होता है। इस शैली का प्रयोग करने वाला प्रबंधक मुख्य रूप से नियमों में रुचि रखता है। फिर है साथियों अप्रभावकारी शैलियां। तो ये भी 4 प्रकार की थी। इनमें से पहली है समझौतावादी शैली। इस शैली के प्रयोगकर्ता सही निर्णय नहीं ले पाते और दूसरों के दबाव में आ जाते हैं। दूसरी है मिशनरी शैली। इस शैली का प्रयोगकर्ता नेता सदैव समझौते के मूड में रहता है। फिर है तीसरा तानाशाही शैली। इस शैली के नेता को दूसरों में विश्वास नहीं होता, उसकी रुचि केवल कार्य को पूरा करने में होती है। और फिर है पलायनवादी शैली। इस शैली के नेता संस्था व कार्य के प्रति तटस्थ रहते हैं। तो ये साथियों होगी आपकी प्रभावकारी और अप्रभावकारी शैलियां। अब साथियों नेतृत्व शैली का एकीकृत मॉडल जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेतृत्व शैली का जो एकीकृत मॉडल है इसका प्रतिपादक है टेरी तथा फ्रैंकलिन ने नेतृत्व शैली का एकीकृत मॉडल दिया। टेरी तथा फ्रैंकलिन ने नेतृत्व विकास में मुख्य रूप से 4 तत्वों के मध्य स्थापित परस्पर संबंधों के आधार पर इन्हें बताया। तो टेरी तथा फ्रैंकलिन ने नेतृत्व विकास में मुख्य रूप से 4 तत्वों के मध्य स्थापित परस्पर संबंधों के आधार पर बताया। और ये 4 है नेता, अनुयायी, संगठन, सामाजिक मूल्य, आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियां आदि। फिर है साथियों नेतृत्व का प्रशिक्षण है वो हमारे भारत देश में राष्ट्रीय स्तर पर न्यूपा संस्था द्वारा नेतृत्व का प्रशिक्षण दिया जाता है। और राज्य स्तर पर जो नेतृत्व का प्रशिक्षण है वो सीमेंट द्वारा दिया जाता है, जिसे बोलते हैं राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, जो कि जयपुर के गोनेर में स्थित है। तो ये होगी साथियों आपके नेतृत्व की शैलियां। तो साथियों अब पढ़ते हैं हम विद्यालय प्रबंधन समिति। साथियों इसका गठन कक्षा 1 से 8 तक संचालित होने वाली सभी सरकारी विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है। इसका उल्लेख है वो RTE एक्ट की धारा 21 में किया गया है। और राजस्थान नियमावली 2011 की धारा 3 व 4 में इसका वर्णन है। असम की 2 प्रमुख समितियां होती है, एक होती है साधारण सभा, एक होती है कार्यकारिणी सभा। हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम साधारण सभा है साथियों, इसके जो सदस्य होते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो इसमें विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के माता पिता व संरक्षक
विद्यालय के प्रत्येक अध्यापक और प्रबोधक क्षेत्र में कार्यरत जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, नगरपालिका अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, नगरपालिका पार्षद, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड पंच। इसके अलावा साथियों कार्यकारिणी समिति के जो 16 सदस्य होते हैं, निर्वाचित व मनोनीत जितने भी सदस्य होते हैं, वे सभी भी इसमें शामिल होते हैं। यानी कि जो इसमें शामिल नहीं है वो सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये सारे साधारण सभा के क्या है, सदस्य हैं। फिर है साथियों कार्यकारिणी समिति के जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष व सदस्य सचिव है, वो साधारण सभा के भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य सचिव होते हैं। फिर साथियों निर्णय प्रथमतः तो सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है, लेकिन सर्वसम्मति से नहीं होने पर बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं। फिर साथियों साधारण सभा की बैठक, तो साधारण सभा की बैठक है वो साथियों प्रत्येक वर्ष जुलाई से मार्च तक कुल 3 बैठक होती है और प्रत्येक 3 माह में 1 बैठक अनिवार्य है। बैठक का क्वारम कुल सदस्य संख्या का 25% है और बैठक की सूचनाएं वो 4 दिन पूर्व या अत्यावश्यक होने पर 2 दिन पूर्व सदस्यों को दी जाती है। क्वारम के अभाव में स्थगित बैठक पुनः 7 दिन पश्चात आयोजित होगी। तो साथियों ये होगी आपकी साधारण सभा। और अब पढ़ते हैं हम साथियों कार्यकारिणी समिति, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न इसी से पूछा जाता है। साथियों कार्यकारिणी जो समिति होती है इसमें कुल 16 सदस्य होते हैं। 16 सदस्यों में से 50% महिला सदस्य होती है, यानी कि 8, और इन 16 सदस्यों में से 75% यानी कि 3/4 सदस्य माता पिता अथवा संरक्षक होते हैं और अधिकतम 5 सदस्य है इसमें मनोनयन या पदेन सदस्य होते हैं। फिर जो साथियों कार्यकारिणी समिति है इसमें एक अध्यक्ष होता है जो कार्यकारिणी समिति के 11 माता पिता अथवा संरक्षक सदस्य द्वारा अपने में से ही निर्वाचित किया जाता है। फिर साथियों एक उपाध्यक्ष होता है जो 11 सदस्यों में से ही निर्वाचित किया जाता है। फिर साथियों इसके जो 11 सदस्य हैं उसमें अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों शामिल होते हैं और इन 11 सदस्यों में से कम 6 महिला होनी जरूरी है। एक एससी और एक एसटी का भी सदस्य होना चाहिए। इसका पदेन सदस्य होता है एक, जो ग्राम पंचायत अथवा नगरपालिका का वार्ड पंच अथवा पार्षद होता है। एक पदेन सचिव होता है जो विद्यालय का प्रधानाध्यापक अथवा वरिष्ठतम अध्यापक होता है। फिर साथियों इसमें निर्वाचित अध्यापक होता है एक, जिसमें महिला अध्यापक को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि महिला अध्यापक नहीं है तो पुरुष अध्यापक को प्राथमिकता दी जाएगी। फिर साथियों मनोनीत सदस्य होते हैं 2। ये विधानसभा सदस्य द्वारा मनोनीत किए जाते हैं अथवा इसमें स्थानीय शिक्षा शास्त्री अथवा विद्यालय का बालक भी हो सकता है। तो साथियों कार्यकारिणी समिति में कुल ये 16 सदस्य होते हैं। फिर साथियों जो कार्यकारिणी समिति का जो अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष होता है इसका कार्यकाल 2 वर्ष होता है और तब तक जब तक वह समिति का सदस्य या दोनों में जो भी पहले हो, यानी कि कार्यकाल 2 वर्ष होता है। अध्यक्ष समिति की बैठक को आहूत करता है तथा बराबर मत आने पर निर्णायक मत का प्रयोग करता है अध्यक्ष। बैठक के कार्य बिंदु अथवा एजेंडा है यह सदस्य सचिव यानी कि प्रधानाध्यापक द्वारा तैयार किया जाता है। साथियों कार्य समिति के जो मनोनीत अथवा निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल भी 2 वर्ष होता है और समिति क्या कार्य करती है, ये विद्यालय की क्रियाकलापों को मॉनिटर करती है और विद्यालय विकास हेतु विकास योजना तैयार करती है। फिर साथियों जो आपकी कार्यकारिणी समिति है इसकी बैठक है वो साथियों प्रत्येक अमावस्या को होती है। यदि अमावस्या को दिन अवकाश है तो अवकाश की स्थिति में ये अगले दिन आयोजित होती है। बैठक की सूचना सदस्यों को कम से कम 4 दिन पूर्व सदस्य सचिव द्वारा लिखित में दी जाती है। फिर साथियों असमसी के विवादों का निपटारा। यदि असमसी के सदस्यों के बीच में विवाद हो गया है तो इसका विवादों का निपटारा वो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाता है और यदि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इस विवाद को जिला शिक्षा अधिकारी के पास भेज देता है तो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विवादों का निपटारा किया जाता है और इसका निर्णय अंतिम होता है। साथियों बैठक का क्वारम है जो कितना है 33.33%। साथियों ध्यान रखना साधारण सभा का क्वारम 25% है और कार्यकारिणी समिति का जो क्वारम है वो 33.33% यानी कि 1/3 है। फिर साथियों कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सदस्यता स्वतः ही समाप्त होने के कारण
तो कार्यकारिणी समिति के जो सदस्य हैं इनकी सदस्यता कब समाप्त हो जाएगी? यदि सदस्य समिति की 3 क्रमिक बैठकों में अनुपस्थित हो, समिति के अंतर्गत आए मुद्दों से संबंधित भ्रष्टाचार में लिप्त हो, किसी कारणवश सदस्य की संतान उस विद्यालय की विद्यार्थी न हो और कानून द्वारा दोषी ठहराया गया व्यक्ति इस कार्यकारिणी समिति के सदस्य से है वो नहीं रहेगा, इस कार्यकारिणी समिति का सदस्य नहीं रहेगा। तो ये होगी साथियों आपकी एसएमसी यानी कि विद्यालय प्रबंधन समिति, जो कक्षा 1 से 8 तक गठित होती है। अब पढ़ते हैं हम साथियों विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति यानी कि SDMC, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी। साथियों इसका गठन है जो कक्षा 1 से 12 तक के समस्त सरकारी विद्यालयों में इसका गठन होता है और इसमें सदस्यों की कुल संख्या है वो 23 होती है। 23 में से कुछ मेन मैं आपको बताता हूँ। प्रधानाध्यापक है वो इस समिति का अध्यक्ष होता है। HM द्वारा नामित मुख्य शिक्षक यानी प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक होते हैं। इसके सदस्य सचिव, विधायक प्रतिनिधि, विधायक द्वारा 2 नियुक्त किए जाते हैं। विद्यार्थी प्रतिनिधि होते हैं 2, महिला सदस्य होते हैं 3, सामाजिक विज्ञान व गणित विषय के तीनों के 1-1 यानी ये 3 शिक्षक होते हैं। SC और ST समुदायों में से 2 व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। फिर है साथियों विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति की बैठक। तो इस समिति की बैठक वो साथियों पाक्षिक होती है, यानी 15 दिन में एक बार इसकी बैठक होती है। बैठक की सूचना लिखित में प्रधानाध्यापक द्वारा दी जाती है और इसमें जो बैंक का जो खाता होता है उस बैंक खाते से जो लेन देन होता है वो अध्यक्ष और सदस्य सचिव दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से ही लेन देन हो सकता है। समिति की सूचना है वो ब्लॉक अथवा जिले के अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी। 15 दिन में जो बैठक होती है उस पर सभी बैठकों की जो सूचना है वो ब्लॉक अथवा जिले के अधिकारियों को दी जाएगी। समिति विद्यालय सुधार योजना तैयार करेगी। SDMC की 2 उप समितियां होती है साथियों। वो एक होती है, पहली होती है विद्यालय भवन उप समिति और दूसरी होती है शैक्षिक उप समिति। तो साथियों ये हो गई आपकी विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति। अब साथियों हम पढ़ते हैं शाला मानचित्रण, स्कूल मैपिंग। तो साथियों शाला मानचित्रण का उद्देश्य क्या होता है? भविष्य की शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान करना और गांव के सफल शैक्षिक प्रबंधन हेतु इसका उपयोग किया जाता है। फिर साथियों विश्व में शाला मानचित्रण तकनीक का सर्वप्रथम उपयोग है वो 1963 ईस्वी में फ्रांस देश में किया गया था और यूनेस्को संस्था के सहयोग से। तो विश्व में शाला मानचित्रण तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस देश में हुआ था 1963 में। साथियों भारत में शाला मानचित्रण तकनीक है ये भारत में लोक जुम्बिश योजना आई थी सन 1992 में। स्वीडन की संस्था सीडा के सहयोग से प्रारंभ हुई थी लोक जुम्बिश योजना 1992। इसी योजना के तहत भारत में शाला मानचित्रण अवधारणा विकसित हुई थी। और साथियों RTE एक्ट 2009 की धारा 6 में विद्यालय की स्थापना की योजना बनाने के लिए विद्यालय मानचित्रण आवश्यक है। ये RTE एक्ट 2009 की धारा 6 में कहा गया है कि विद्यालय की स्थापना की योजना बनाने के लिए विद्यालय मानचित्रण आवश्यक है। फिर साथियों शाला मानचित्रण के मुख्य घटक। तो इसमें मुख्य घटक है वो कुल 5 होते हैं। तो पहला कोर टीम या प्रेरक टीम का गठन। सबसे पहले शाला मानचित्रण करने के लिए सर्वप्रथम कोर टीम या प्रेरक टीम का गठन किया जाता है जो शाला मानचित्रण बनाने का दायित्व लेती है। इसमें सदस्य होते हैं वो कम से कम 6 सदस्य होते हैं और बड़े गांव में 20 से 22 सदस्य होते हैं। गांव के लोगों के साथ बैठक का आयोजन किया जाता है और गांव की शैक्षिक स्थिति का आकलन करना पड़ता है और कच्चा नजरी नक्शा तैयार करना आदि इस टीम के कार्य होते हैं। फिर साथियों दूसरा जो है वो है आपकी सर्वेक्षण और नजरी नक्शा किसे कहते हैं? तो शाला मानचित्रण का ऐसा प्रस्तुतिकरण जिससे एक निगाह में गांव की शिक्षा के बारे में सारी स्थिति मालूम हो जाए उसको नक्शा नजरी कहते हैं। फिर साथियों तीसरा है ग्राम शिक्षा समिति का निर्माण। तो गांव में शैक्षिक आवश्यकताओं व व्यवस्थाओं का आकलन करने वाली समिति होती है ग्राम शिक्षा समिति जिसका गठन किया जाता है। फिर साथियों शाला मानचित्रण निर्माण की प्रक्रिया। तो वार्ड अथवा ग्राम अथवा नगर पालिका की जो शिक्षा समिति है वो शाला मानचित्रण बनाती है और इस
समिति में शामिल सदस्य होते हैं वो सभी स्थानीय नागरिक अथवा प्रधानाध्यापक, अध्यापक, एसएमसी के सदस्य, पटवारी, ग्राम सेवक, जनप्रतिनिधि सभी इस शिक्षा समिति की जो साला मानचित्र बनाने के लिए जो शिक्षा समिति की बैठक होती है इसमें सभी ये शामिल होती हैं। फिर साथियों शाला मानचित्रण के विभिन्न चरण। तो शाला मानचित्रण करने के जो चरण है वो है सबसे पहले निदान, फिर प्रक्षेपण और फिर प्रस्ताव तैयार किया जाता है। तो निदान, प्रक्षेपण और प्रस्ताव ये शाला मानचित्रण के चरण है। तो साथियों ये हो गई आपकी शाला मानचित्रण टॉपिक भी यहाँ समाप्त हो गया। अब साथियों हम राजस्थान की जो शैक्षिक संस्थाएं हैं उनमें से एक प्रश्न परीक्षा में आता है कि राजकीय संस्था कौन सी है और स्वायत्त शासित संस्था कौन सी है। तो उनका हम यहाँ कुछ वर्णन करना चाहते हैं। तो इनमें जो हमारा जो विभाग है शिक्षा विभाग, ये एक तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग की संस्थाएं अलग है और माध्यमिक शिक्षा विभाग की संस्थाएं अलग है। तो साथियों पहले हम प्रारंभिक शिक्षा विभाग की संस्थाएं पढ़ते हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग की संस्थाएं ये दो भागों में विभाजित है, एक राजकीय संस्थाएं होती है, एक स्वायत्त शासित संस्थाएं होती है। तो सबसे पहले हम राजकीय संस्थाएं पढ़ते हैं। तो राजकीय संस्थाएं इनमें से साथियों एक प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, ये बीकानेर में स्थित है। फिर आपका साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय, ये जयपुर में स्थित है। और फिर पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, ये बीकानेर में स्थित है। और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये राजस्थान के प्रत्येक जिले में स्थित है। तो साथियों प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ये चार संस्थाएं होती है, राजकीय संस्थाएं ये चारों: प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय, पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। फिर साथियों प्रारंभिक शिक्षा विभाग की स्वायत्त शासित संस्थाएं, ये कुल 5 होती है। स्कूल शिक्षा परिषद राजस्थान, ये जयपुर में स्थित है। राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड, ये भी जयपुर में है। राजस्थान मदरसा बोर्ड, ये भी जयपुर में है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, ये भी जयपुर में है। और राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी ये RSCERT, ये उदयपुर में स्थित है। तो प्रारंभिक शिक्षा की ये 5 स्वायत्त शासित संस्थाएं। अब साथियों हम पढ़ते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग की संस्थाएं। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग की संस्थाएं भी दो भागों में विभाजित है, एक सरकारी संस्थाएं होती है, एक स्वायत्त शासित संस्थाएं होती है। तो इनमें से जो सरकारी संस्थाएं हैं ये भी 4 है, जिनमें से पहली है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, ये बीकानेर में स्थित है। फिर उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, ये बीकानेर और अजमेर, राजस्थान में कुल 2 है और बीकानेर और अजमेर में स्थित है। राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, ये जोधपुर में स्थित है। और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय जो कि राजस्थान के प्रत्येक शहर और प्रत्येक गांव में पाए जाते हैं। फिर साथियों माध्यमिक शिक्षा विभाग की स्वायत्त शासित संस्थाएं, स्वायत्त शासित संस्थाएं हैं ये 5 होती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, ये अजमेर में है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, ये जयपुर में है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन, ये भी जयपुर में है। और भारत स्काउट व गाइड, ये भी जयपुर में है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, ये भी जयपुर में है। तो साथियों ये आपकी जो यूनिट नंबर 1 थी यहीं पर समाप्त हो गई।